समझ में आ गई? दैट लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब यहां पर पेप्टाइड लिंकेज आपने बता दिया। ये याद रखना, जैसे ग्लाई ग्लाई के बीच में हुआ है तो ग्लाइसीन और ग्लाइसीन, तो ग्लाई ग्लाई हो जाएगा। एलानीन अगर आप लेते हो एलानीन, तो एलानीन हो जाएगा। मान लो आपने एक H यहां से हटा दिया और CH3 लगा दिया, तो एक CH3 हो गया, इसको बोलते हैं हम एलानीन। ग्लाइसिन के बाद ये आता है दूसरा एलानीन। तो ऐसे 20 होते हैं, तो ये क्या बन गया? ग्लाई एला बन गया। क्या बन गया? ग्लाई एला। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रोटीन्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन में थोड़ा सा अंतर क्या है, इसको देख लो थोड़ा सा। क्योंकि प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको मैंने बताया था 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा यहाँ बताना था। अब देखो, फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग स्ट्रेंड होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग स्ट्रेंड्स। लॉन्ग स्ट्रेंड्स होते हैं इसके, लॉन्ग स्ट्रेंड्स। और इसके कैसे होते हैं? ग्लोबुलर के रफली स्ट्रेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? रफली सर्कुलर स्ट्रेंड्स। क्लियर? ये आपके रिपीटिटिव होते हैं, क्योंकि रेगुलर फॉर्म में बनेंगे, रिपीटिटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल इसका केराटिन ले सकते हो। केराटिन आपका फाइब्रस होता है, मायोसिन आपका फाइब्रस होता है, ठीक है, कोलेजन आपका फाइब्रस होता है, फाइब्रिन भी आपका फाइब्रस प्रोटीन में आता है। तो ग्लोबुलर में क्या आएगा? ग्लोबुलर में इरेगुलर बनता है, रिपीटिटिव नहीं होता है, इरेगुलर होगा ये। क्लियर है? और यहाँ पे ग्लोबुलर का पार्ट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका कैसा है? ग्लोबुलर है। एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। इंसुलिन जो है, इंसुलिन, ये भी आपका क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन में आएगा। ग्लोबुलर जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे। ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप इसको बताता, इसको आप बता दोगे एग्जाम्पल्स के साथ, आप इसको बता देना। क्लियर है? अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये स्ट्रक्चर बेसिस पे आप बताओगे। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपकी क्या हो जाएंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हम हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लॉन्ग फॉर्म में आप बोल देना, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ये, लॉन्ग। ठीक है। सेकेंडरी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हेलिक्स फॉर्म में बता देना। ठीक है, ये सेकेंडरी बन जाएगा। टर्शरी में देखो, जो मैंने नोट्स बनवाए थे बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते आना बस। ठीक है, टर्शरी में आपका ये, इसी को आप घुमा देना, ये टर्शरी हो जाएगा। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी में क्या हो जाएगा? क्वार्टरनरी में हो जाएगा आपका उलझा हुआ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा, इस तरीके से उलझा हुआ बोल दोगे, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इन बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं, क्वार्टरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। गॉट इट? इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स टाइप्स हो गए किसके? प्रोटीन्स के। अब हम आगे चलते हैं, प्रोटीन्स का आप बता ही दोगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा जाता है कई बार, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, कैसे बताएंगे आप? व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में आप कैसे बताएंगे? तो जो प्रोटीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो चेंज हो जाएगा। कैसे कैसे चेंज हो सकता है? बाय चेंज इन, बाय चेंज इन पीएच, पीएच चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा।
बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाय डिस्टर्बिंग, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्टर्ब्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हीट कर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर है। नेटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। एंड इट चेंज देयर, इट चेंज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी चेंज कर देंगे ये लोग। क्लियर है, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इनके बेसिकली चीजों को समझना पड़ेगा। जो हेलिक्स फॉर्म होगा ना इसका, हेलिक्स होगा वो हेलिक्स अनक्वाइल्ड हो जाएगा, जो हेलिक्स फॉर्म होगा वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा। प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर है, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल इसका एग है, एग एग्जाम्पल इसका बढ़िया है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है, मिल्क टू कर्ड। तो यहाँ पे आप दोनों में देखोगे कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर चेंज होने से चीजों का यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स को कैसे आप बताएंगे? एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेसिफिक, अपने अपने रिएक्शंस के लिए अलग अलग होंगे। तो C12H22O11, मान लो ये आपका माल्टोज है, तो माल्टोज को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे माल्टेज ही यूज होगा, और कोई ये यूज नहीं होगा। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ये हो गया पहला। दूसरा आप बोल सकते हो, जैसे आपने ले लिया सुक्रोज ले लिया था, तो सुक्रोज को जब आप तोड़ रहे थे तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे थे? यहाँ पर इनवर्टेज। तो इनवर्टेज ही यूज होगा ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज देने के लिए। क्लियर है। लैक्टोज में लैक्टेज होगा। तो ये जाइमेज होगा, उसमें आप जब ग्लूकोज आपका टूटता है अल्कोहल में। तो इस तरीके से आप वही एंजाइम यूज करेंगे जो एंजाइम उस रिएक्शन के लिए होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अब हम बात करते हैं किसकी? विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स हमारे होते हैं वाइटल अमाइंस। क्या होते हैं? वाइटल अमाइंस। वाइटल सर अमाइंस। एक चीज पूछनी थी। हाँ। एंजाइम वाले पार्ट में सर आपने बताया कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ हम्म। पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर हम्म। अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। हम्म। तो इसका सर रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि इसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये की लॉक सिस्टम पे बेस्ड होता है। की लॉक सिस्टम समझे? कि मतलब जिस लॉक की जो की होती है वो उसी लॉक से ही खुलती है, मतलब उसी की से ही वो लॉक खुलता है। तो उसी अच्छा तरीके हाँ। से जो बेसिकली जो एंजाइम होता है वो उसी के लिए ही बना होता है, उस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर। तो वो उसी से ही रन होगी वो रिएक्शन। मान लो आपने खाए 1000 फूड, ठीक है, और 1000 फूड के लिए ना अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं। अगर वो एंजाइम नहीं है ना आपके अंदर तो वो खाना पचेगा नहीं। आप घास खाओगे तो घास पचती क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में। उसका एंजाइम लेकिन एनिमल की बॉडी में होता है, जो हमारे हर्बीवोरस है उनके अंदर होता है वो एंजाइम, इसलिए वो पचा जाते हैं घास को। आ रही बात समझ में? आगे सर, वैसे ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन था, तो इसके रीजन में दे रखा था एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो सर ये तो फिर मतलब बायोकैटलिस्ट तो होते हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगी नहीं, फिर नहीं, उसकी। नहीं, 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 इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके सर, थैंक यू। अब हम बात करेंगे आगे वाइटल अमीन्स, विटामिन्स की। तो विटामिन्स में आपको बेसिकली कुछ विटामिन्स देखने हैं। जैसे हम इसको क्लासिफाई करें तो दो प्रकार के विटामिन्स आ जाएंगे। एक तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, जो फैट में सॉल्युबल हो जाएंगे। एक आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स।
फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में मैंने आप लोगों को बताया था एक ट्रिक। अगर मैं फैट सॉल्युबल की बात करूं तो यहाँ पर ले लेना कीड़ा, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल। और विटामिन सॉरी वाटर सॉल्युबल की बात करें तो ले लेना BC। अब बी के कुछ हमारे टाइप्स अलग अलग होते हैं, B1, B2 और बी आपका 6 और B12। ये आपके अलग अलग विटामिन के हमें टाइप्स पढ़ने हैं। ऐसे कई टाइप के विटामिन होते हैं लेकिन हमें और पढ़ने नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। और विटामिन के भी देख लेना, विटामिन के जो होता है, विटामिन के हमारा कई बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब ये आपके सारे टाइप्स हो गए, कीड़ा और ये BC। अब इसमें कौन कौन सी चीजें में ये होता है सारे विटामिन, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है 14.3, ठीक है, 14.3, ये वाली टेबल आप लोग खोल लो जरा। ठीक है, तो विटामिन ए में देखो, विटामिन ए में जो सोर्स है, देखो ज्यादातर सोर्स पता क्या क्या है, फिश सोर्स होगा, मिल्क सोर्स है ज्यादातर चीजों का। ज्यादातर विटामिन का जो सोर्स है वो मिल्क है, मिल्क में लगभग नियर अबाउट सारे विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। तो कैरेट्स इसमें ले सकते हो, विटामिन ए में कैरेट्स ले सकते हो। इसकी डेफिशिएंसी से जो कॉर्निया होता है उसमें हार्डनेस आ जाती है, मतलब बोलते हैं मोतियाबिंद होना, ठीक है। तो कॉर्निया, हार्डनेस इन कॉर्निया हो जाता, हार्डनेस इन कॉर्निया, हार्डनेस इन कॉर्निया। तो ये याद रखना थोड़ा विटामिन ए का। अब हम विटामिन B1 की बात करते हैं, विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का भी सोर्स आप मिल्क तो ले ही लेना, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। ये आपका लॉस ऑफ एपिटाइट की बात करता है, किसकी बात करता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको हम बीमारी में बोलते हैं बैरी बैरी। क्या बोलते हैं, बैरी बैरी, ये याद रखना। बैरी बैरी भी आ चुका है, 2 साल पहले आया था बैरी बैरी। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो ये भी आपका सोर्स में देखो मिल्क है ना, मिल्क है, एग वाइट है। मैंने बोला नहीं, अगर कभी भूल जाओ ना तो मिल्क तो जो है लगा ही देना सभी में, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ना जो सलाइवा है, सलाइवा में थोड़ा सा चीजों में दिक्कत आती है, जहां पे कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट सा चीजें आने लगती है, इसको बोलते हैं किलासिस। क्या बोलते हैं, किलासिस। फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, है ना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बर्निंग सेंशन होती है स्किन में, बर्निंग सेंशन, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये आप बोल सकते हो छाले का होना, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। विटामिन B12 की कमी किससे होता है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन B12 को, ठीक है। अल्सर्स, अल्सर्स भी जो बीमारी है वो यहाँ यही इसी से दिक्कत होती है। विटामिन B6 की बात करते हैं, तो B6 में आप पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्साइन में आप देखो सोर्स वही है मिल्क, आपका मिल्क और एग, ठीक है। दाल आल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कन्वल्सन्स। क्या आ जाएगा, कन्वल्सन्स। अब विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का भी आपका क्या हो जाएगा, मीट, ठीक है। देखो यहाँ पर मिल्क नहीं है तो कर्ड आ गया, मतलब है मिल्क का सोर्स ही, कर्ड आ गया। तो यहां पर आप ले सकते हो कि RBC में डेफिशिएंसी आती, डेफिशिएंसी इन RBC, मतलब हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, गॉट इट। तो ये आप बोल सकते हो खून की कमी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विटामिन, विटामिन डी की। तो ये विटामिन डी एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में एक्सपोजर दे दो, इन सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से नहीं मिलता, सनलाइट इसको एक्टिवेट कर देती है विटामिन को। ये अगर ये ना हो तो रिकेट्स हो जाता है, बोन बेकार हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटिस हो जाता है,
क्लियर है, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई में आप वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीज फैगिलिटी, इंक्रीज फैगिलिटी, फ्रेगिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसमें। फ्रेगिलिटी मतलब लचीलापन, बेसिकली हम बात करें लचीलापन। ठीक है, लचीलापन बोल दो कि लूज हो जाती है यहाँ पर। विटामिन के, विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ती वाली सब्जियां जिसमें पत्ती होती है, तो विटामिन के उसमें भरपूर होता है। और इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती अगर आप ग्रीन वेजीज खाओगे ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। तो जो नसों का फटना होता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग की ही वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है यहाँ पे। विटामिन के आपको मिलेगा इसमें ग्रीन वेजीज में। क्लियर है इतनी बात। अब न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स का जो मोनोमर है वो आपका है न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड, ये मैंने बताया था आप लोगों को। न्यूक्लियोटाइड बनता है आपका राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर से। पेंटोस शुगर के साथ क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये याद रखना। तो नाइट्रोजनस बेस में राइबोस शुगर, आपको पता है राइबोस शुगर क्या होती है, राइबोस शुगर होती है ये, दैट इज कॉल्ड राइबोस। पेंटोस शुगर होती है ये। तो ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ये आपका CH2OH हो गया, ये आपका H। तो ये आपका हो गया बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। अब यहाँ पे OH जब नीचे कर देंगे ना तो अल्फा हो जाएगा। तो OH जब नीचे होगा तो अल्फा होगा, OH अगर ऊपर होता है तो बीटा होता है। बस ये मैंने बताया था आप लोगों को अभी। ठीक है, OH, OH, बस फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो कहाँ कर दो, नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा हो जाएगा। तो ये याद रखना। लेकिन इसने ये बोला है कि अगर आप बात करते हो RNA की, तो RNA क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आप DNA की बात करते हो, डीऑक्सी राइबोज। तो ये तो आपका ऑक्सी राइबोज है। कैसा है ये, ऑक्सी राइबोज। तो ऑक्सी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन नहीं होगा, किस पे, इस वाले पे, सेकंड वाले कार्बन पे। तो डीऑक्सी राइबोज इसको बोल देंगे। तो डीऑक्सी राइबोज में ये याद रखना कि इसमें ना आप सेकंड वाले कार्बन में एच एच ही रखना। तो इसको बोल दोगे आप डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पे बीटा ही यूज होगा, बस ये याद रखना। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर कम, सेकंड वाले में ऑक्सीजन नहीं होगा, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। जो आपके DNA में काम आएगा, किस में आएगा, DNA में आता है ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नाइट्रोजनस बेस है ये आप लोगों को पता है, जैसे एडानाइन है ना, ग्वानाइन, साइटोसाइन, ठीक है, थायामाइन और यूरासिल, ये आपके पांच होते हैं। ठीक है, इसमें से एडेनाइन और ग्वानाइन जो होते हैं ये आपके डबल बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और ये थायमीन, यूरासिल और साइटोसिन ये आपके मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें आपकी एक साइकिल होती है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आराम से आप बता सकते हो, अब कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, स्ट्रक्चर इसमें नहीं पूछा जाएगा। बस ये याद रखना कि G के साथ C आता है और A के साथ T आएगा। ठीक है, ये केस किसके किसके साथ है, DNA के साथ, किसके साथ है, DNA। और RNA में क्या हो जाएगा कि G के साथ C आता है, ठीक है, और थायमीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है,
थायमीन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरासिल, बाकी सब सेम। ये आपका आ जाएगा RNA। ये याद रखना बस, क्योंकि चार ही होते हैं एक में, बस तीन तो कॉमन होते हैं। कौन कौन से, एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन, ये तीन कॉमन होते हैं दोनों में, आरएनए और डीएनए में, दोनों में होते हैं। बस थायमीन यूरेसिल एक्सचेंज होते हैं डीएनए और आरएनए में, ये याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलें। सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोलता? मैंने ये बोला कि ये एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन जो होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन जो होते हैं, ये कॉमन होते हैं। ठीक है, ये कॉमन होते हैं तीनों में। ये तीनों में कॉमन होंगे। तीनों में कॉमन का मतलब समझ रहे हो? सॉरी, दोनों में कॉमन होते हैं ये तीनों चीजें। कौन से? एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। ये तीनों में, सॉरी दोनों में कॉमन होंगे। किसमें? आरएनए में और डीएनए में, ये दोनों में कॉमन होंगे। क्लियर है इतनी बात? एक सेकंड रुकना। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? समझ में आ गया? चलो, अब यहां पर देखते हैं ना, कौन कौन। यतिन क्लियर हो गया तुमको? तो ये दोनों में कॉमन होते हैं कौन कौन? एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन, ये दोनों में कॉमन होंगे। बस यूरासिल और थायमीन अलग अलग होंगे। मैंने लिख दिया, देखो डीएनए में ये आपका ये हो जाएगा और आरएनए में ये हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? समझा नो सर। दोगे? चलो, तो अब क्या बचा आपका? अब कुछ बचा है इसमें? खत्म आपका। हार्मोन्स आप बता दोगे? हार्मोन्स आपके क्या होते हैं? देखो, जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और केमिकल नेचर की बात करें यहाँ पर तो, हाँ, हार्मोन्स को आप एग्जाम्पल में भी बोल सकते हो, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। तो ये एग्जाम्पल्स भी लिख देना है इसमें। ठीक है, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स। सम ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन जो होते हैं, इंसुलिन ये हमारे पॉलीपेप्टाइड्स में आ जाएंगे। एंडोफॉर्मिन्स। क्लियर है? तो ये भी आपके हार्मोन्स का ही पार्ट होते हैं। क्लियर है बात? क्या करते हैं? दे मेंटेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दे मेंटेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पूरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ये मेंटेन किए रहते हैं। क्योंकि अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम ज्यादा हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज का कम ज्यादा हो जाना, तो इसलिए इंसुलिन जो है वो एक्सटर्नली उसको बैलेंस किए रहता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज थोड़ा सा लिख लेना। और बाकी कोई इसमें और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग कर लो। अगर कोई डाउट होगा तो फिर जो है आप इसमें पूछ लेना फिर। हाँ, और मैं आप लोगों को अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, जिसका छूट गया है आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना। बड़ा छोटा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें।